As far as today's session is concerned, हम लोग हिंदू लॉ के एरिया पे आज स्विच कर रहे हैं. देखो, as far as the subject of Hindu law is concerned, 4 areas are to be covered. There is the marriage act, succession, guardianship and the adoption. और इसी के साथ साथ आपका जो है मेंटेनेंस रिलेटेड जितने भी मोस्ट पॉसिबल एरियाज हैं सारे हमें कवर कर रहे हैं फ्रॉम द स्पेसिफिकली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अभी देखो, जहां तक हिंदू लॉ में किस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं एज फार एज हिमाचल और अदर स्टेट्स आर कंसर्न, तो थोड़ा उसमें पहले बातचीत करते हैं. देखो, 2 चीजें हैं. जैसे कि हमारे सिविल लॉ 2 में हिंदू लॉ का पोर्शन आता है, तो सिविल लॉ 2 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम द हिंदू लॉ, और 10 क्वेश्चंस में से इट इज एज पर द प्रीवियस ट्रेंड्स ये देखा गया है कि आपके जो केस लॉज है, क्योंकि हिंदू लॉ में मैरिज एक्ट की बात कर लो, आप सक्सेशन की बात कर लो, तो बहुत ज्यादा एरिया जो है वो केस लॉज रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है. तो केस लॉज पे एडिशनल फोकस हमें करना पड़ेगा. बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें केस लॉज याद नहीं रहते, लेकिन हिंदू लॉ में इट इज नॉट द पॉइंट विच यू कैन रेज, बिकॉज हिंदू लॉ की जहां तक बात है, इट इज द मैरिज में आपका क्रुएलिटी, डेजर्शन, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की अगर आप बात कर लें, सिमिलरली आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात कर लें, मेंटेनेंस की बात कर लें, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करें, जुडिशियल सेपरेशन की बात करें, एवरीथिंग इज टू बी रेगुलेटेड एंड एवरीथिंग इज टू बी सीन इन रेफरेंस टू द केस लॉज. तो केस लॉज तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है. एक केस लॉज का भी हिंदू लॉ के नोट्स जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो जितने भी रेलेवेंट केसेस हैं एज फार एज द हिंदू लॉ इज कंसर्न, तो दैट आई विल गिव इट टू यू पीपल. तो वहां से एक बार जरूर उसको फॉलो अप जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है. बाकी रेस्ट will try to cope up with the every possible area that is being asked in the exams, ठीक है. स्पेसिफिकली क्योंकि हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर एक चीज कवर करनी ही है, लेकिन हिंदू लॉ क्योंकि बाहर बाकी स्टेट्स में भी पूछा ही जाता है, तो हमें ईच एंड एवरी डायमेंशन इज टू बी कवर्ड, ठीक है. तो अभी जैसे आज का मेरा स्टार्टिंग ओपनिंग सेशन है, तो ओपनिंग सेशन में वी आर नॉट डायरेक्टली कमिंग टू द एमसीक्यूज, ठीक है. एमसीक्यूज पे थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्टरी एरिया या कैसे कैसे जो एरियाज है जो अदरवाइज, एक तो होता है ना कि हमने बेयर एक्ट में जो लिखा है वो समझ लिया, और एक होता है कि बेयर एक्ट से अलग से भी चीजें जो है वो पूछी जा सकती है, बिकॉज हिंदू लॉ की जहां तक बात है आपका एक पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया गया है, तो आपके करिकुलम में ये नहीं मेंशन है. स्पेसिफिकली अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो ये नहीं मेंशन है कि हिंदू मैरिज एक्ट आएगा या सक्सेशन आएगा या गार्डियनशिप, एडॉप्शन, मेंटेनेंस आएगा, ये नहीं लिखा है. इट इज रिटन है हिंदू लॉ. तो हिंदू लॉ मींस that they may ask you the questions from the personal law as well as they may ask the questions from the codified law, ठीक है. तो दोनों ही एरियाज को हमें जो है वो कवर करना है. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि केस लॉज पे एडिशनल फोकस करना पड़ेगा. रिसेंट केसेस भी कहीं ना कहीं हिंदू लॉ के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोग अगर यूट्यूब पे फॉलो करते हो, तो जैसे म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स को लेके एक रिसेंट जजमेंट आया था दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ. तो वहां से भी उसको एक बार फॉलो अप कर लेना. जितने भी जजमेंट्स रिसेंट जो आती हैं, तो कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे एक स्पेशल सेशन उसका चला जाए, ताकि आप लोग अपने आप को वहां से अपडेट करके रखें, ठीक है. बहुत सारे केस लॉज तो होते ही हैं, बट यस व्हिच इज ह्यूमनली पॉसिबल दैट आई यूज्ड टू डिस्कस ओवर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग सर्टेन एरियाज ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. किसी का कोई सवाल, जहां तक हिंदू लॉ की बात है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, ठीक है. सो व्हाइल डिस्कसिंग द एरिया ऑफ द हिंदू लॉ वी कैन टेक अप दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है. बाकी जो आगे का हमारा एरिया रहेगा, जैसे कि अभी तो हमारा हिंदू लॉ शुरू कर रहे हैं आज हम, तो इट मे टेक अप्रोक्सीमेटली 3 days, ठीक है. 3 या 4 दिन तक ये जाएगा. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक अप द सब्जेक्ट ऑफ टीपीए, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो टीपीए में जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि यू वांट टू गो इट ऑन द बेयर एक्ट बेस्ड अप्रोच, है ना, कि बेयर एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिनको समझने में दिक्कत आती है. तो टीपीए में क्योंकि इट मे टेक मोर देन अ यूजुअल टाइम व्हिच गो फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, तो ज्यादा टाइम जरूर लगेगा. बट ये ज्यादा टाइम कहने का मतलब ये कि 6 से 7 दिन आपका जो है फिर टीपीए ले जाएगा, मतलब 1 week अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट वी हैव डन, लिमिटेशन इज आल्सो डन.
now the Hindu law, thereafter TPA, and then the HP urban land control is to be there. ठीक है, तो इसके बाद there will be the test of the civil law 2, और उसके बाद हम लोग जो है फिर civil law 1 में switch करेंगे, फिर the other subjects, that is the CPC and evidence. तो CPC और evidence को लेके तो कुछ जो हमें डिस्कशंस कर रहे हैं वो जर्नली रहेंगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर द वेरी लेंथी सब्जेक्ट, तो हम लोग एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे. बट जहां तक बात आएगी स्टैम्प एक्ट की, तो स्टैम्प एक्ट में जितने भी लोग यहाँ पे भी बैठे हैं और जितने भी बाद में इस सेशन को देखेंगे, तो स्टैम्प एक्ट देखो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि होता क्या है कि जैसे स्टैम्प एक्ट में आप लोग पुराने अगर वेरिएक्स लेके बैठे हो तो थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज द रीजन इज 2021 में 2022 में देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द स्टैम्प एक्ट इटसेल्फ. तो क्योंकि वो अमेंडमेंट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुराने कुछ एक सेक्शंस में चेंजेस हो गए हैं, कुछ नए सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुए, ठीक है. तो जैसे शिखा है या रीटा, रमेश एंड अदर गाइस है ना, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 2022 का जो अपडेटेड स्टैम्प एक्ट है एक बार उसको जरूर परचेज करके रखिए, ठीक है. अभी तो नहीं, लेकिन जैसे ही हम स्टैम्प एक्ट के आसपास जब स्विच करेंगे तो उसको अपने पास मंगवा के रखना, बिकॉज स्टैम्प एक्ट में वी हैव टू गो थ्रू विद द एग्जॉस्टिव स्टडी, ठीक है. उसका कारण एक तो ये है कि अपडेट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, तो हमें भी अपने सेशंस को एक बार अपडेट करना पड़ेगा, एंड अदरवाइज भी एक स्टैम्प एक्ट को लेके एग्जॉस्टिव सेशंस की जरूरत थी, तो वो आप लोगों को एक जर्नल बेनिफिट जो है वो मिल ही जाएगा. तीसरी चीज कि स्टैम्प एक्ट में पहले क्या होता था, एचपी में प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखें तो स्टैम्प एक्ट का क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे होता था. व्हाट द कैंडिडेट्स यूज्ड टू डू कि जैसे आपने सीपीसी का क्वेश्चन कर लिया, आपने एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन कर लिया, लेकिन एचपी कोड्स एक्ट या स्टैम्प एक्ट में से आप जो है ऑप्शंस उठा सकते थे कि आपको करना है या नहीं करना है, यू कैन चूज, ठीक है. बट नाउ अगर लास्ट ईयर का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंडेटरी क्वेश्चन होता है सिविल लॉ 1 के पेपर में, सिविल लॉ 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंडेटरी होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में एक क्वेश्चन जो है आपको एविडेंस का था, एक क्वेश्चन आपको सीपीसी का, तीसरा क्वेश्चन आपको जो है स्टैम्प एक्ट का, और चौथा क्वेश्चन आपको एचपी कोड्स एक्ट का. तो जिससे ये समझ में आता है कि एग्जामिनर जो है वो एचपी कोड्स एक्ट और स्टैम्प एक्ट को कहीं ना कहीं मैंडेटरी पोर्शन की तरफ जो है वो लेके गए हैं. तो क्योंकि ये लास्ट ईयर का जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसका ट्रेंड है, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि अभी जो हमारा रिसेंट जो अभी नेक्स्ट एग्जाम जब भी आएगा तो उसमें भी सेम यही ट्रेंड जो है वो शायद फॉलो किया जाए. तो स्टैम्प एक्ट को और एचपी कोड्स एक्ट को अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो यू मस्ट गो विद द एग्जॉस्टिव स्टडीज ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स. एचपी कोड्स एक्ट में तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, वी हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्शंस, बट जहां तक स्टैम्प एक्ट की बात है, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द कांसेप्ट ऑफ द स्टैम्प एक्ट, सो दैट आई यूज्ड टू टेक अप इन द सेशंस इटसेल्फ, ठीक है. इसी क्रैश कोर्स के अंदर ही हम स्टैम्प एक्ट के एक एग्जॉस्टिव सेशंस जो है वो ले लेंगे. ज्यादा से ज्यादा सेशंस की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ानी पड़ेगी, और इट मे टेक 5 to 6 days, ठीक है. तो दो सब्जेक्ट्स जहां तक मेरा विचार है कि दो सब्जेक्ट्स जिसमें हमारा टीपीए और स्टैम्प एक्ट, इन दोनों में हमारा 1 वीक का टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली लग सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू द अदर सब्जेक्ट्स तो उसमें हमारा वही सेम एमसीक्यू बेस्ड जो प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं वही चलेंगे. प्रैक्टिस आप अपने रिवीजन अपने एंड पे करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू टेक अप द सर्टेन एमसीक्यूज एंड हाउ टू हैंडल दोस एमसीक्यूज दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर, ठीक है. सो